जय हिंद मेरे दोस्तों। आज पुनः आप सबों के बीच हम उपस्थित हुए हैं बहुत सारी क्वेश्चन का जो है कि उस पर डिस्कशन करने के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, आप लगातार मेहनत करते रहिए, आप लोग का सिलेक्शन कन्फर्म होगा। आप लोग अगर ओरिजिनल रूप से मेहनत कर रहे होंगे तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आगे आपका एनटीपीसी का वैकेंसी आने वाला है, ग्रुप डी का भी वैकेंसी आने वाला है, एलपी है, टेक्नीशियन है। तो साइंस का हम स्पेशल 25 से 30 मिनट का एक वीडियो हम डेली लेके आएंगे। वो डेली लेके आएंगे, उसमें आपका बहुत सारा फिजिक्स का क्वेश्चन, केमिस्ट्री का और बायो का क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेगा। वहीं आपका जो बिहार एसएससी का एग्जाम है, उसके लिए यह जो सेशन चल रहा है जीके जीएस का मिक्स, यह आपको रामबाण साबित होगा, आपको हम कन्फर्म बता रहे हैं। क्योंकि बिहार एसएससी का जो लेवल है वह बिल्कुल सटीक लेवल चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि आप यूट्यूब पे जो फायदा उठा रहे हैं हमसे, आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा कि कितना क्वेश्चन टच किया, बशर्ते आप रेगुलर रूप से जो है कि देखा कीजिएगा। ये नहीं कि एक दिन देखे फिर छोड़ दिए, 2 दिन देखे फिर छोड़ दिए, नहीं। तो देखिएगा, हम तो रेगुलर रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन बीच में 1-2 दिन जो है कि व्यवधान आ जाता है। क्योंकि इधर हम 2 दिन एब्सेंट कर गए थे, क्योंकि उसमें जो है कि शादी ब्याह जो है कि था, क्योंकि उसमें भी जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी दूसरे के शादी में नहीं जाइएगा तो फिर जो है कि आपके शादी में भी कोई नहीं आएगा। इसीलिए जो है कि 2 दिन अब्सेंट कर गए थे, तो ये सब ज़रूरी है। अब मान लीजिए हम अब्सेंट करेंगे तो मान लीजिए आप लोग मेरे प्रति उत्तरदायी हैं, तो आप लोग जो है कि गड़बड़ हो जाते होंगे। लेकिन वहीं आप लोग अगर अब्सेंट करते होंगे, मान लीजिए इतना छात्र में जो है कि लगभग 1000-1200 छात्र जो आप लोग जुड़े हुए हैं रेगुलर रूप से, ऐसे तो 4000 सब्सक्राइबर है, लेकिन आप जो जुड़े हुए हैं मेरे से, तो वो समझ लीजिए लगातार ढंग से, तो आप लोग अगर एक भी एक स्टूडेंट अब्सेंट करते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अगर अब्सेंट करेंगे तो आप लोग कमेंट करने लगते हैं कि रेगुलर नहीं रहते हैं, तो हम रेगुलर पूरा रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा रेयर केस आ जाता है तो फिर अब्सेंट करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, जितना कंटेंट दे चुके हैं ना, आप बिहार एसएससी में एकदम 100% झंडा गाड़ के एकदम ले सकते हैं जॉब, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इतना कंटेंट है आपके पास, उपलब्ध करवा दिए हैं, और कितना क्वेश्चन आपके माइंड में। और एसएससी का भी जो भी एग्जाम होने वाला है, आप लोग लगातार मेहनत कीजिएगा। तो चलिए बिना कोई समय गवाए इस मिक्स सेशन में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग विषयों से महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों के बीच करेंगे। आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। तो देखिएगा आज का मोटिवेशनल क्वाइट, आज का मोटिवेशनल क्वाइट है, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन जिंदगी जियो इस कदर, लेकिन जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। क्या बन जाए? मिसाल बन जाए। तो आप लोग को एक गांव में रोल मॉडल के तरह रूप में उभरना है, तब जाके आपके पीछे जो आगे आने वाले जो पीढ़ी हैं वो जो है कि आपको देखकर आगे बढ़ेंगे, और जो है कि जब भी कोई उदाहरण दिया जाएगा तो आपका नाम जरूर लिया जाएगा। तो आप समझिए कि आपका सपना जो है पूरे गांव समाज के साथ जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसी के साथ आज हम विभिन्न प्रकार का महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम स्टैटिक भी देखेंगे, इसमें पॉलिटी भी देखेंगे, ज्योग्राफी भी देखेंगे, इकोनॉमिक्स भी देखेंगे, उसके बाद जो है कि इतिहास भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो पारित किया गया था ब्रिटेन सरकार के द्वारा, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट अर्थात भारत को संचालित करने के लिए, या भारत को कानूनी रूप से अधिनियमित करने के लिए कि कैसे जो है कि हम शुरुआत करें यहाँ पर शासन प्रशासन का, तो उसके लिए जो नियम कानून जो आया पहली बार भारत में, वो लंदन में आया था, या लंदन से आया था, या ब्रिटेन सरकार के द्वारा आया था, जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे, याद रखिएगा। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। और इसी 1773 अधिनियम के तहत पहली बार भारत के अंदर में कलकत्ता शहर में 1774 में जो है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया, याद रखिएगा। और उस सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1774 में किया गया। 1773 अधिनियम के तहत 1774 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया, याद रखिएगा। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो सर
सर इलिजा इम्पे बने थे। कौन बने थे? सर इलिजा इम्पे बने थे। वहीं इसके तीन अन्य न्यायाधीश बने थे। कौन? तो लेमेस्टर, चैम्बर्स और हाइड। लेमेस्टर, चैम्बर्स और हाइड आप लोग याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि 1773 के अधिनियम के तहत ही पहली बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कलकत्ता में, और इसी अधिनियम के तहत याद रखिएगा कि पहली बार जो है कि 1773 के अधिनियम के तहत ही पहली बार आपका क्या किया गया? तो याद रखिएगा 1773 का जो अधिनियम था उसमें पहली बार क्या किया गया? तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया, और इसी के तहत जो है कि पहली बार जो है कि भारत को अधिनियमित करने का काम किया गया। क्या किया गया? अधिनियमित करने का काम किया गया, याद रखिएगा। और भारत में लागू किया गया पहला संविधान, भारत में लागू किया गया पहला संविधान जो माना जाता है वह 1773 के अधिनियम को ही माना जाता है, याद रखिएगा। अगर यह ऑप्शन में है तो सही है, नहीं तो 1928 के नेहरू रिपोर्ट को भारत के द्वारा बनाया गया पहला संविधान माना जाता है। लेकिन सबसे पहला जो लागू हुआ संविधान है भारत में वह याद रखिएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की जो शक्ति दिया गया किस अधिनियम के तहत? तो बजट पर जो बहस करने की शक्ति दिया गया 1892 के अधिनियम के तहत। 1892 के अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, याद रखिएगा। वहीं जो अगर पूछेंगे हम क्वेश्चन कि बजट का पहली बार भारत में जो प्रयोग किया गया था वह किस वर्ष? तो बजट का पहली बार प्रयोग या बजट जो पेश किया गया था वो 1860 में लॉर्ड कैनिंग के काल में पास किया गया था, याद रखिएगा, या पारित किया गया था। और किसके द्वारा? तो जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा, याद रखिएगा। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा बजट जो है कि भारत में लागू किया गया, और बजट का पिता भी जेम्स विल्सन को कहा जाता है। और बजट शब्द की चर्चा हमारे संविधान में कहीं नहीं है, अर्थात बजट को दूसरे रूप में देखा गया है जिसका नाम है वार्षिक वित्त विवरण। वार्षिक वित्त विवरण जो अनुच्छेद 112 के तहत, अनुच्छेद 112 के तहत, वहीं अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक है। क्या है? वित्त विधेयक 117 में है। लेकिन वित्त आयोग पूछेगा तो 280 में है। वित्त आयोग किस में है? 280 में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल कि केंद्र विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो द्विसदनीय जो बनाया गया, याद रखिएगा, 1919 अधिनियम के तहत। 1919 अधिनियम के तहत याद रखिएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन 1919 अधिनियम के तहत, प्रांतों में द्वैध शासन 1919 अधिनियम के तहत। लेकिन केंद्र में द्वैध शासन 1935 अधिनियम, 1935 याद रखिएगा। और अगर पूछेगा प्रांत स्वायत्तता, प्रांत स्वायत्तता किस अधिनियम का सबसे प्रमुख लक्ष्य था? तो 1935 अधिनियम। और 1935 का जो अधिनियम पारित किया गया था वह भारत में पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम था, याद रखिएगा। और 1935 के अधिनियम को ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट, क्योंकि उसमें टोटल 321 अनुच्छेद थे। 321 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद भारत के संविधान में ले लिया गया। वहीं आपका 1935 के अधिनियम को याद रखिएगा, 1935 के अधिनियम को जो है कि जवाहरलाल नेहरू ने बिना ब्रेक वाली इंजन कहा है, बिना ब्रेक वाली इंजन कहा है। वहीं गुलामी का दास्ता पत्र भी कहा है, गुलामी का दास्ता पत्र भी किसने कहा है 1935 के अधिनियम को? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहे हैं? जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने एक पुस्तक बहुत फेमस लिखा है जिनका नाम है ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या नाम है? ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, याद रखिएगा। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया का रचना भी किसने किया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का रचना जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में किया है? तो याद रखिएगा अहमदनगर जेल में। किस जेल में? अहमदनगर जेल। और अहमदनगर कहाँ में है? तो महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1784 में। और पिट्स इंडिया एक्ट के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पिट्स इंडिया एक्ट के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, विलियम पिट था। कौन था? विलियम पिट। आपको 1773 के समय बताए हैं। 1773 में अगर पूछेगा तो 1773 में मार दीजिएगा लॉर्ड नॉर्थ। लेकिन 1784 में तो पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स यानी पिट, पिट्स यानी विलियम पिट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है
कि किस अधिनियम के तहत पहली बार जो है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 अधिनियम के तहत दिया गया। और पहली बार दिया कब महिलाओं ने वोट, तो याद रखिएगा 1926 में दिया वोट। कब दिया? 1926 में वोट दिया, याद रखिएगा कब दिया? 1926 में। आगे बढ़ते हैं। अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष किया गया था? तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था, याद रखिएगा। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 1946 में। और अंतरिम सरकार में पहले विदेश मंत्री कौन बने थे? याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। या पहले मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री किसे बनाया गया? तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो रक्षा अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो अपने बल के हिसाब से, यानी रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री कौन था? बलदेव सिंह। वही भारत के पहले श्रम मंत्री कौन था? जगजीवन राम। कौन था? जगजीवन राम। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, भारत के किस अधिनियम के तहत सचिव का पद का सृजन हुआ? तो आप लोग को बता दे कि जिस तरह से 1773 का अधिनियम पारित हुआ, फिर 1781 में एक्ट ऑफ 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, 1786 में अमेंडमेंट एक्ट आया। तो उसी तरह से पारित होते होते जब आपका आगे चलकर 1858 का अधिनियम पारित होगा, उस समय गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। तो 1858 के अधिनियम के तहत याद रखिएगा कि पहली बार 1858 के अधिनियम के तहत ब्रिटेन के महारानी ने या ब्रिटेन के क्राउन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सभी शक्ति अपने हाथों में ले लिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सभी तरह का शक्ति क्राउन या ताज ने अपने हाथों में लिया किस अधिनियम के तहत? तो 1858 अधिनियम के तहत। और क्राउन ने अपने हाथों में लेकर जो है कि एक नया पद बनाया, सचिव का पद। कौन सा पद? सचिव का पद, याद रखिएगा। और सचिव का पद 1858 में ही आया था। कब आया था? 1858 में ही आया था। और 1858 में सचिव के पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति बने थे स्टैनली। कौन बने थे? स्टैनली बने थे। और यह सचिव का पद जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया तब तक सचिव का पद रहा, याद रखिएगा 1947 तक सचिव का पद रहा। कब तक रहा? 1947 तक सचिव का पद रहा। और भारत जब आज़ाद हो रहा था तो उस समय जो भारत के सचिव थे वो थे कौन? तो लिस्टोवेल थे। कौन थे? लिस्टोवेल। यानी भारत के पहला सचिव पूछेगा तो मारेंगे स्टैनली, और भारत के अंतिम सचिव पूछेगा तो मारिएगा आप लोग क्या? तो आप लोग मार दीजिएगा लिस्टोवेल। क्या मारिएगा? लिस्टोवेल मारिएगा। क्या मारिएगा? लिस्टोवेल मारिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का जो निर्णय होता है किस देश से लिए हैं? तो सर्वाधिक मत के आधार पर, जैसे आप लोग देखते होंगे मुखिया का चुनाव या प्रधानमंत्री का चुनाव या राष्ट्रपति का चुनाव, जो व्यक्ति सबसे अधिक मत लाता है वही जीतता है। तो इसका मतलब सर्वाधिक मत लाने वाले स्थिति ही व्यक्ति ही विजेता घोषित होते हैं। तो याद रखिएगा कौन सा देश से ऐसा चीज़ लिए हैं? तो याद रखिएगा ब्रिटेन से लिए हैं। कहाँ से? ब्रिटेन से। वहीं एकल नागरिकता भी कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से। आपका संसदीय स्वरूप भी कहाँ से लिए हैं? तो ब्रिटेन से लिए हैं। वहीं आपका जो है कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिए हैं? तो ब्रिटेन से। याद रखिएगा, अमेरिका नहीं मारिएगा। राष्ट्रपति का पद पूछेगा तो मारेंगे ब्रिटेन, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग पूछेगा तो अमेरिका मारेंगे। कहाँ मारेंगे? अमेरिका मारेंगे, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का पद पूछेगा तो ब्रिटेन, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग पूछेगा तो अमेरिका मारेंगे। क्या मारेंगे? अमेरिका मारेंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का रीति है ये वाला चीज़ कहाँ से लिए हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो लिए हैं हम लोग आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। तो राष्ट्रपति के बारे में 3 चीज़। राष्ट्रपति का पद कहाँ से? ब्रिटेन से। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से? अमेरिका से। और राष्ट्रपति का निर्वाचन का रीति जो होता है अनुच्छेद 55 के तहत अप्रत्यक्ष एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यह कहाँ से? आयरलैंड से लिए हैं। और आयरलैंड से भी क्या लिए हैं? तो DPSP
लिए हैं। क्या लिए हैं? डीपीएसपी लिए हैं, याद रखिएगा। वहीं आपका जो है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों का जो मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं, यह वाला चीज़ कहाँ से लिए हैं? तो यह भी हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। कहाँ से? आयरलैंड। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है, राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है, ये चीज़ कहाँ से लिए हैं? ये चीज़ लिए हैं दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिए हैं? दक्षिण अफ्रीका से। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति जैसे अभी राज्यसभा का सीट पूरे भारत में 245 है। 245 जो सीट है राज्यसभा का, वो 2 जगह से पहुंचता है। एक उसका निर्वाचन होता है कुछ सदस्य का, और कुछ सदस्य का क्या होता है? तो कुछ सदस्य का मनोनयन होता है। तो 245 में से 12 सदस्य का मनोनयन करते हैं भारत के राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये जो 12 सदस्य का जो मनोनयन कर रहे हैं, यह वाला चीज हम लोग लिए हैं आयरलैंड से। कहां से लिए हैं? आयरलैंड। बचा कितना? 233। तो 233 में का जो होता है वह निर्वाचन होता है। वह जो है कि राज्य विधानसभा के सदस्य उनको चुन के भेजते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, यह वाला चीज हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिया, यानी 233 वाला दक्षिण अफ्रीका से, और 12 गो वाला कहां से लिए हैं? तो याद रखिएगा आयरलैंड से लिए हैं। राइट, आगे अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिए हैं? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। गणतंत्रात्मक विशेषता कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं, याद रखिएगा। वहीं प्रस्तावना में आपका जो भाईचारा, बंधुत्व वगैरह है, ये भी कहाँ से लिए हैं हम लोग? तो याद रखिएगा, ये भी हम फ्रांस से लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिए हैं? जापान से। विधि के तहत 3 क्वेश्चन आता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, ये पहला हो गया। दूसरा याद रखिएगा, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन। एक बार फिर से, विधि द्वारा स्थापित जापान, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन। राइट, फिर एगो पूछेगा, विधि का समान संरक्षण होना चाहिए अमेरिका। विधि का समान संरक्षण होना चाहिए कहाँ? अमेरिका। एक बार फिर से तीनों रिकॉल करवाते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन, और विधि का समान संरक्षण होना चाहिए कहाँ से? तो याद रखिएगा अमेरिका। कहाँ? अमेरिका। और विधि दिवस मनाते कब है? तो जब संविधान दिवस मनाते हैं उसी दिन हम लोग विधि दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को, आप लोग याद रखिएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप लोग इसी तरह एनर्जेटिक होकर अपने आप को इस तरह से झोंक दीजिए पढ़ाई में कि लोग सोचे कि वो पागल हो चुका है, और जिस दिन आपका सफलता आपके हाथ चूमेगी तो उस दिन जो है कि पूरी कायनात आपके साथ जो है कि खड़ी रहेगी। बस आप मेहनत कीजिए, एकदम शांत में अपने एक रूम में कोने में छुप के आप जो है कि मेहनत कीजिए, और जिस दिन आपका रिजल्ट प्लेलिस्ट पीडीएफ में आ जाएगा, उस दिन समझिएगा कि आपका जो उसका जो आवाज होगा, जो उसका जो विस्फोटक आवाज होगा, आपके सफलता का जो शोर मचेगा, वह समझ लीजिए बहुत सारे आदमी का कान सहन नहीं कर पाएगा। हकीकत यही है। हो सकता है कि बहुत सारे आदमी अभी भले आपको बोल रहे होंगे कि आप जो है कि मेहनत करो, लेकिन जिस दिन आप सफल होके उसके पास आइएगा, उसका अपने आप जो है कि उसको चिंतित होगा कि अरे यार ये सफल हो गया, बहुत बड़ा टेंशन हो गया। लेकिन आपको वही उसको टेंशन लाना है, उसको टेंशन आपको देना है, आपका कर्तव्य बनता है। आपके माता पिताजी के लिए आप थोड़ा सा इतना सा काम कर दीजिएगा, आप सफल होके उनके सामने जाके पैर उनका चूमिए, तब देखिए आपको अपने अंदर में क्या गौरवान्वित महसूस होता है। और तब आपके पिता माताजी और भाई बहन, जो आपका परिवार है, जो आपको चाहते हैं, उनका जो है कि बहुत सपना है और वो आगे साकार कीजिए आप उनका। अभी भी आपसे हाथ जोड़ के मेरा नम्र निवेदन है कि आप एक सरकारी जॉब लीजिए, चाहे वो कैसा भी जॉब हो। आजकल के ज़माने में बेरोजगारी के इस दंश में आपको आगे निकलना है तो निकलना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, आपको किताब से दोस्ती। बाद बाकी दुनिया कहाँ भाड़ में जाए उससे कोई मतलब नहीं है। आप सफलता पाइए।
आइए, आप अपने सपनों को पा सकते हैं। अभी बहुत सारा वैकेंसी बिहार में, यूपी में, एमपी में पड़ा हुआ है और आपका सेंट्रल लेवल पे भी ज़बरदस्त वैकेंसी आगे आ रहा है। एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, बहुत सारा वैकेंसी है। आप नौकरी सिर्फ लेने का आप कोशिश जो कर रहे हैं, कोशिश से कुछ नहीं होगा। आप मेहनत कीजिए, जी तोड़ मेहनत, एक बार सफल होके आप आइए और जो है कि आप अपने सपना साकार कीजिए, एक नई जिंदगी शुरू कीजिए। तो चलिए हम लोग अगले जो है कि अब स्टैटिक को थोड़ा देखते हैं, उसके बाद फिर अगले सब्जेक्ट पे चलेंगे। चलिए तो हम लोग कुछ नृत्य के बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि नृत्य जो है कि आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये बहुत सारा जो है एग्जाम पूछता है। एसएससी, सीजीएल वगैरह जो होता है, सीएचएसएल सब, वो सब का भी जो है कि एमटीएस सब में पूछता है। तो आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। बताइएगा, राठवा किस राज्य के निवासी है जो होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं? तो याद रखिएगा, राठवा नृत्य जो है वह गुजरात के आदमी करते हैं। कौन करते हैं? गुजरात के आदमी। राठवा, राठवा, राठवा यानी ऐठ रहा है। राठवा यानी क्या कर रहा है? ऐठ रहा है। ऐठ रहा है यानी मोदी जी ऐठ रहे हैं। कौन ऐठ रहे हैं? मोदी जी। बेरोजगारी पर वो कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो ऐठ रहे हैं। और उसका घर कहाँ है? गुजरात। तो ऐठ रहा है मतलब राठवा। ऐठ रहा है मतलब राठवा, यानी याद रखिएगा, राठवा कहाँ का है? गुजरात का। राठवा कहाँ का है? गुजरात का। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, लासिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा, लासिया जो लोक नृत्य है, याद रखिएगा, लासिया जो लोक नृत्य है वह आपका महिला के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा, मोदी जी जो ऐठ रहे हैं ना, वो लस्सी पी के, क्या पी के? लस्सी पी के। क्या पी के? लस्सी पी के। तो याद रखिएगा, मोदी जी लस्सी पीते हैं। मोदी जी क्या पीते हैं? लस्सी। और मोदी जी का जब नाम लेंगे तो गुजरात याद रखिएगा। और मोदी जी लस्सी पी के ऐठ रहे हैं, यानी राठिया और लासिया। राठिया और लासिया दोनों कहाँ का है? गुजरात का। कहाँ का है? गुजरात का। वहीं आपका डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। गारवा भी कहाँ का है? गुजरात का। गारवा भी कहाँ का है? गुजरात का। आपको बताए थे कि गढ़वा जो लोक नृत्य गुजरात में है, उसी के आधार पर बिहार में कौन सा लोक नृत्य? तो झिझिया लोक नृत्य। कौन सा लोक नृत्य? झिझिया लोक नृत्य गुजरात में होता है। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना? नहीं कहते हैं नदी की ओर ले जाना, मंदिर की ओर ले जाना, मार्केट की ओर ले जाना, नौकरी की ओर ले जाना, यानी एक्स की ओर ले जाना। एक्स का मतलब एक्स वहाँ पर रखे हैं, यानी कि वो खाली जगह भरे हैं कि वहाँ कुछ भी रख सकता है। एक्स का मतलब ये नहीं कि पहले वाला एक्स और वाई जो होता था, मतलब झोल जाल वाला। तो याद रखिएगा आप लोग कि भारतीय नृत्य का अभिनय शब्द, कौन सा शब्द? अभिनय। नहीं कहता अपने अभिनय से उनको जो है कि हम अट्रैक्टिव कर लिए, यानी उसके अंदर जो कला है, कला है। तो याद रखिएगा, भारतीय नृत्य का अभिनय शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है उसके ओर ले जाना। उसके ओर ले जाना यानी हम खूब अच्छा आपको पढ़ा रहे हैं, यानी मेरा अभिनय हो रहा है। ये क्या हो रहा है? अभिनय। अगर मान लीजिए यहीं पर आ गया हम डांस करने लगे तो मेरा यह अभिनय हो गया, मेरा यह कला हो गया। और जब हम अभिनय करने लगेंगे तो मेरे ओर आप जो है कि आ जाइएगा, यानी आपका मन को जो है कि हम लोग क्या कर लेंगे? अट्रैक्टिव कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रिखमपदा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो रिखमपदा नृत्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। रिखमपदा नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। वहीं आपका जो है कि भुइया नृत्य कहाँ का? अरुणाचल। चलो नृत्य अरुणाचल। वंचो नृत्य अरुणाचल। वहीं आपका पोनुंग नृत्य अरुणाचल। पोपिर नृत्य अरुणाचल। तो आप ये सब याद रखिएगा। और आया हुआ सवाल है, रिखमपदा नृत्य किस राज्य का है? अरुणाचल का। कहाँ का है? अरुणाचल का। आपको 3 गो सवाल बताए थे। आपको कौन कौन? हाँ, लोसांग, लोसांग, लोसर, लोसार। कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। लोसांग सिक्किम, लोसर लद्दाख, लोसर लद्दाख, लोसार हिमाचल, लोसार हिमाचल, लोसार हिमाचल। आप लोग ये सब याद रखते होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, छऊ नृत्य
छऊ नृत्य, जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्र नृत्य के रूप में पहचान दी गई है, पूर्वी भारत में प्रचलित है और इनके 3 अलग अलग रूप हैं। कौन कौन? तो याद रखिएगा, सबसे पहले छऊ जो लोक नृत्य है वह आपका पूर्वी भारत का है। कहाँ का है? पूर्वी भारत का है, याद रखिएगा। उसमें से आप लोग को बता दें, इसका 3 रूप होता है अलग अलग। एक आपका झारखंड में होता है, तो झारखंड का है सरायकेला छऊ। कौन सा? सरायकेला छऊ। वहीं आपका पश्चिम बंगाल का है पुरुलिया छऊ। वहीं उड़ीसा का मयूरभंज छऊ। उड़ीसा का मयूरभंज छऊ। यानी कि छऊ लोक नृत्य को संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्र नृत्य के रूप में मान्यता दिया गया, याद रखिएगा। और इसका कितना रूप होता है? 3 रूप होता है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल आप लोग बताइएगा कि लंबाडी नृत्य डैश जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। याद रखिएगा, लंबाडी नृत्य बंजारा जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? बंजारा जनजाति के द्वारा। याद रखिएगा, बंजारा जनजाति आंध्र प्रदेश के, ऐसे बंजारा जनजाति महाराष्ट्र वगैरह में भी मिलता है, लेकिन याद रखिएगा बंजारा जनजाति के द्वारा लंबाडी नृत्य आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, मुंडारी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मुंडारी नृत्य जो है वह मुंडा जनजाति के द्वारा झारखंड में। कहाँ में? झारखंड में, याद रखिएगा। मुंडारी नृत्य, कौन सा नृत्य? मुंडारी नृत्य, याद रखिएगा। मुंडारी नृत्य मुंडा जनजाति के द्वारा फसल पकने के बाद जो है कि मनाया जाता है, याद रखिएगा। वहीं बांस नृत्य पूछेगा किस राज्य में? बहुत फेमस है बांस नृत्य या बम्बू डांस, मिजोरम में। कहाँ में है? मिजोरम में, याद रखिएगा। वहीं कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। अब भगोड़िया नृत्य कहाँ का है? तो भौ से भगोड़िया, भौ से भील जनजाति के द्वारा मध्य प्रदेश में। कहाँ में? मध्य प्रदेश। तो भगोड़िया नृत्य भील जनजाति के द्वारा मध्य प्रदेश में। और भारत के अंदर में सबसे बड़ी जनजाति जो है वह भील जनजाति है, जो कि गोंड जनजाति को पीछे कर दिया, याद रखिएगा। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति वाला राज्य पूछेगा तो मारिएगा मध्य प्रदेश। और सबसे अधिक जनजाति प्रतिशत वाला राज्य पूछेगा तो मारिएगा क्या? तो मार दीजिएगा आप लोग मिजोरम। क्या मारिएगा? मिजोरम। वहीं सबसे अधिक वन पर कहाँ है? तो सबसे अधिक जंगल या वन जो है वह मध्य प्रदेश में है। कहाँ में है? मध्य प्रदेश। यानी जहाँ पे जनजाति अधिक है और वहाँ पे आपका जंगल भी अधिक है। समझ में आ गया? और जहाँ पर जनजाति प्रतिशत अधिक है वहाँ पर आपका वन प्रतिशत भी अधिक है। राइट, एक बार रिकॉल। सबसे अधिक जनजाति कहाँ? भैया मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वन प्रतिशत कहाँ? मध्य प्रदेश। राइट। सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनजाति प्रतिशत कहाँ है? मिजोरम। और सबसे अधिक 1% भी कहाँ है? मिजोरम। कहाँ है? मिजोरम। और मिजोरम में ही याद रखिएगा बांस नृत्य या बम्बू डांस, बांस नृत्य या बम्बू डांस। और प्रत्येक वर्ष जो बांस दिवस मनाते हैं हम लोग 18 सितंबर को। कब मनाते हैं? 18 सितंबर को। और बांस जो है वह एक घास प्रजाति का जो है कि आपका वृक्ष है, याद रखिएगा, घास प्रजाति का। यानी बांस है एक क्या? घास। बांस है एक क्या? घास, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि चाली झुमरा और नांदू भंगी किस भारतीय शास्त्र नृत्य शैली से संबंधित है? तो याद रखिएगा सतरिया से। किससे संबंधित है? सतरिया। और सतरिया एक शास्त्र नृत्य है। कहाँ का? असम का। सतरिया कहाँ का है? असम का है, याद रखिएगा। और सतरिया नृत्य को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2000 में। कब दिया गया था? 2000 में दिया गया था। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, जो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप लोग बताइएगा, आप लोग को बताना है कि भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत के अधिकांश भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मिलते हैं। उष्णकटिबंध पतझड़ वन मिलते हैं सबसे अधिक भारत में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक 2 वर्गों में विभाजित किया? तो याद रखिएगा बर्जिलियस। किसके द्वारा? बर्जिलियस के द्वारा। और बर्जिलियस ने ही आपका उत्प्रेरक का खोज किया है और प्रोटीन का भी नामकरण किया है, याद रखिएगा बर्जिलियस ने। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आप लोग को बताना है कि विश्व की सर्वाधिक समस्या वाला जलीय घास फूस कौन है। तो आपको पता है कि जल में जो रहने वाला घास फूस होता है उसी को जो है कि जलीय घास फूस कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाला जो घास फूस है वह है आइकॉर्निया। कौन है? आइकॉर्निया। क्या है? आइकॉर्निया। क्या है? आइकॉर्निया। वहीं आपका जो कहा जाता है आपका ये पर्यावरण का जो आतंक कहा जाता है वह यूकेलिप्टस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस को। क्योंकि जितने भी आपके जो होते हैं वृक्ष, वो जो पानी ग्रहण करते हैं, वो आसपास का जितना भी वृक्ष होता है वह सभी का पानी अकेले खींच लेता है। कौन? तो यूकेलिप्टस। यानी वो आतंक के रूप में काम करता है दूसरे वृक्षों के लिए, राइट। तो इसीलिए याद रखिएगा पर्यावरण का आतंक किसे कहा जाता है? तो यूकेलिप्टस को। लेकिन बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का आतंक जो कहा जाता है याद रखिएगा जलकुंभी को। किसे कहा जाता है? जलकुंभी को। वहीं आपका नक्सलवादी का जो उत्पत्ति हुआ है किस राज्य से? बंगाल से हुआ है। नक्सल की उत्पत्ति कहां से हुआ है? तो बंगाल से हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, बाल हत्या प्रथा अंग्रेज के जमाने में किस प्रेसिडेंसी से सबसे अधिक था? तो बाल हत्या प्रथा जो था वह बंगाल प्रेसिडेंसी से सबसे अधिक था। किससे था? बंगाल प्रेसिडेंसी से सबसे अधिक था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दसवंत और बसावन किस शासक के दरबारी कवि थे या चित्रकार थे? तो याद रखिएगा चित्रकार ही थे। तो याद रखिएगा बसावन और दसवंत, यानी दसवंत और बसावन जो था वह अकबर के दरबार में था। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में रहता था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो निपख आंदोलन के प्रणेता दादू दयाल थे। कौन थे? दादू दयाल। कौन थे? दादू दयाल। दादू दयाल। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? दादू दयाल थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण क्या है? तो पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण प्रदूषित आहार है। क्या है? प्रदूषित आहार है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मादा पशुओं में बच्चे पैदा लेते समय कौन सा हार्मोन सबसे अधिक सक्रिय होता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है कि सबसे अधिक सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं। श्वेत रक्त कणिका कितने प्रकार की होती है? तो श्वेत रक्त कणिका जो होती है वह 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होती है। वहीं आपका श्वेत रक्त का जो कार्यकाल होता है यानी WBC का जो कार्यकाल होता है वह आपका कितना दिन होता है? तो याद रखिएगा आपका 2 से 5 दिन। कितना दिन? 2 से 5 दिन होता है या 2 से 4 दिन भी होता है, कहीं कहीं लिखता है। लेकिन RBC का कार्यकाल 20 से 120, 20 से 120। वहीं RBC को क्या कहते हैं? तो RBC को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। RBC को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। और WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं। WBC को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौता से है। किससे है? जैव सुरक्षा समझौता से। आगे बढ़ते हैं। फ्लोरा और फौना का अर्थ क्या होता है? तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा फ्लोरा और फौना का जो अर्थ होता है वह पौधा और पशु होता है। क्या होता है? पौधा और पशु। पौधा और पशु। पौधा और पशु। आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर द्वारा सर्वधारणा के लिए बताए गए अनुव्रत या नियम की संख्या कितनी है? तो 5 है। कितना है? 5 है। और याद रखिएगा भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। और 540 ईसा पूर्व भी कोई बुक लिखता है, लेकिन आप अगर ऑप्शन में 599 है तो पहले प्राथमिकता आप उसको दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लोक अदालत की स्थापना पहली बार किस राज्य में हुई? तो लोक अदालत की स्थापना पहली बार जो हुआ है वह गुजरात में हुआ है। कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है लोक अदालत का पहली बार गठन। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया? तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय जो बनाया हुआ सैयद हैदर रजा। कौन बनाया? सैयद हैदर रजा ने बनाया। दिल्ली में लोकप्रिय याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग कुछ सवाल ले लेते हैं अब इतिहास से। आप लोग जो है कि लगातार बनकर रहिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। बताइएगा, आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के द्वारा किया गया? तो मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ का स्थापना बालाजी विश्वनाथ के द्वारा। किसके द्वारा? बालाजी विश्वनाथ। आपको ज़्यादा डिटेल में जाके मतलब क्वेश्चन आपको करेंगे कि मतलब आपको डायरेक्ट
क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम बात करेंगे, ज़्यादा कहानी के माध्यम में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको अधिक से अधिक कंटेंट की आवश्यकता है। आपको कंटेंट एकदम रट जाना है आपको टोटल क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। आप इस तरह से पढ़िए कि आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाद में कि बड़े बड़े कोचिंग तो बड़े बड़े बात करते हैं, लगता है कि मतलब ऐसा सब मतलब अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है इस तरह से कि लग रहा है कि 1275 पोस्ट दरोगा में 1275 जो है कि सब कोचिंग वाला करवा दिया है। लगभग 10 कोचिंग पटना में बहुत हाईलाइट सब है, 10 का यहाँ 1275 हुआ है। लगभग आपका 6000 दरोगा का पोस्ट निकला था, ये समझ लीजिए। और घर में पढ़ने वाला का जॉब नहीं होता है, ऐसा लग रहा है आजकल के हिसाब से। लेकिन ऐसा जो है कि आप खुद एक इंसान है, आप खुद एक जो है कि भगवान ने आपको अच्छा दिमाग दिया है कि आप सही और गलत को आप हकीकत में पहचान सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई है, इसको पढ़ाई तक रहने दिए सीमित, इसको आप राजनीति में नहीं ला सकते हैं। जिस दिन पढ़ाई वाला चीज़ राजनीति में आ जाएगा, उस दिन समझ लीजिए कि बहुत बड़ा जो है कि भयंकर जो है कि आप विस्फोटक चीज़ हो सकता है इस धरती पे। तो इसीलिए आप लोग पढ़ाई को पढ़ाई के रूप में लीजिए, माँ सरस्वती आपका जरूर सिलेक्शन करवाएंगे। आप घर में ही क्यों ना पढ़िए, आप अगर दिल से पढ़िएगा ना, आपको कन्फर्म बताते हैं, अगर दिल से पढ़िएगा तो यूपीएससी भी कम पड़ जाएगा। लेकिन आप दिल्ली जाके मुखर्जी नगर जाके पढ़िए, अगर आप नहीं अच्छा से पढ़िएगा, खाली घूमने में रहिएगा, इधर उधर डिस्ट्रिक्ट में करने में रहिएगा, तो आप जिंदगी में कभी नहीं यूपीएससी क्रैक कर पाइएगा, ठीक है। और दरोगा का एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि खुद निकाले बैठे हुए हैं, ठीक है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, आपसे होगा। आपको ज़्यादा नहीं 3 बुक पे आपको फॉलो करना है। 3 बुक में आपको दरोगा 100% बनाएगा, बाद में कि सब हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जाइएगा कोई कोचिंग में माइंड में अपलोड कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर में रह के सेल्फ स्टडी करके एक प्रीवियस पे कमांड करके जो है कि आप दरोगा बन सकते हैं। सबसे पहले आप जो है कि लूसेंट को अगर कवर कर लेते हैं, जो बता रहे हैं वो सही है, आप लूसेंट पे कवर कीजिए। उसके बाद जो है कि आप घटना चक्र को कवर कीजिए। उसके बाद प्री के लिए आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत जो है कि मैथ वगैरह जो है कवर में रहेगा, तो आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। घटना चक्र, लूसेंट आप पढ़ लीजिए, और एक एक्स्ट्रा बुक आप दृष्टि क्विक बुक लेके चलिए। अगर रिजल्ट नहीं होगा तो फिर आप बोलिएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आप कंटेंट मिला के देख लीजिए। जो बड़े बड़े कोचिंग है ना, आप देख लीजिएगा, दृष्टि से मिलेगा, लूसेंट में जितना लिखा है उतना भी आपको नहीं पढ़ाएगा। बस खाली एगो वहाँ पर आदमी का एक जरिया बन गया कि हम कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ भी रहें आप अच्छा से पढ़िए। आप इतना चीज़ यूट्यूब पे ही आदमी लोग दे दिया है कि उतना वो आप आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। बताइएगा सवाल। दो मोती जल में घुल गए, 2 मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह कथन किस युद्ध से संबंधित है? तो याद रखिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ है। तो एक बार रिकॉल करवाते हैं, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ है? तो 1526 में। हाँ, 1526 में। किसके किसके बीच? तो आप लोग को पता है, एगो तो बाबर है था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ है, आप लोग को पता है। वहीं आपका अगर इसमें डेट अगर पूछेगा तो याद रखिएगा 21 अप्रैल को पानीपत का पहला युद्ध 1526 को हुआ था, पता है। वहीं पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ है 1556 को हुआ है। 1555 में हुआ था, याद रखिएगा। 56 में कब हुआ था? 1556 में अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुआ था, याद रखिएगा। 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? सरहिंद का युद्ध हुआ था, आप लोग को पता है, जब आपका जो है कि हुमायूं जब दोबारा आया था बैठने के लिए। वहीं अगर आपसे हम बात करते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध, तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वह आपका 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। तो इसी युद्ध में याद रखिएगा इस तरह का कथन जो है कि दिया गया था कि 2 मोती जल गया, 27 मोहरें खो गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वह पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। आप लोग नीरज चोपड़ा का नाम सुने होंगे। नीरज चोपड़ा जिसका संबंध भाला फेंक से है, उसका संबंध भी पानीपत हरियाणा से है। कहाँ से है? पानीपत हरियाणा से। और 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा था उसमें वो गोल्ड मेडल लाए थे भारत के लिए। वह दिन था आपका कौन सा? तो 7 अगस्त। इसीलिए 7 अगस्त को हम लोग प्रत्येक वर्ष भाला फेंक दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल आप लोग बताइएगा
भारत के अंदर में किस वंश के शासकों के द्वारा मोडी लिपि का प्रयोग किया गया था? तो मोडी, मोमो का डोमदी का डी, मोडी, मोदी ना है, मोडी, मोमो का डोमदी का डी। मोडी अभिलेख या मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार जो किया था वह मराठा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मराठा के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सरंजामी प्रथा का संबंध जो है वह मराठा साम्राज्य में भू राजस्व कर से संबंधित है। भू राजस्व कर से संबंधित है सरंजामी प्रथा, याद रखिएगा, मराठा साम्राज्य में। वही मराठा साम्राज्य में आपका चौथ और सरदेशमुखी यह एक प्रकार का कर था। यह एक प्रकार का क्या था? कर था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसको क्या कहते थे? उसको सुमंत कहते थे। क्या कहते थे? सुमंत कहते थे। यानी विदेश मंत्री को क्या कहते थे मराठा साम्राज्य में? तो सुमंत कहते थे। क्या कहते थे? सुमंत कहते थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वहीं आपको चौथ जो बताए वह पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। चौथ जो था वह भूमि कर था और सरदेशमुखी जो था वह क्या था? याद रखिएगा, वह एक प्रकार का धार्मिक कर था। सरदेशमुखी क्या था? धार्मिक कर। चौथ में 2 अक्षर है और भूमि में भी 2 अक्षर है, तो चौथ जो था वह एक प्रकार का भूमि कर था, वहीं सरदेशमुखी जो था वह धार्मिक कर था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा, मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल क्या कहलाता था? तो मराठा साम्राज्य में गांव का लेखपाल कुलकर्णी कहलाता था। क्या कहलाता था? कुलकर्णी कहलाता था। क्या कहलाता था? कुलकर्णी कहलाता था। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा कि आलू जो है वह किसका उदाहरण है? तो आलू कंद का उदाहरण है। आलू किसका उदाहरण है? कंद का। अब बंडा केसर धनकंद, बंडा केसर धनकंद, प्याज सलकंद, प्याज सलकंद, प्याज सलकंद, और हल्दी अदरक प्रकंद, हल्दी अदरक प्रकंद। एक बार फिर से, आलू कंद, आलू कंद, आलू कंद, आलू कंद, बंडा केसर धनकंद, बंडा केसर धनकंद, बंडा केसर धनकंद, प्याज सलकंद, प्याज सलकंद, प्याज सलकंद, और हल्दी अदरक प्रकंद, हल्दी अदरक प्रकंद, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, सेब का खाए जाने वाला भाग क्या है? पुष्पासन। सेब का खाए जाने वाला भाग क्या है? पुष्पासन। नाशपाती का भी पुष्पासन, नाशपाती का भी पुष्पासन। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग नारियल का भ्रूणपोष, नारियल का भ्रूणपोष, नारियल का भ्रूणपोष। वहीं आपका अगर बात करते हैं लीची का, लीची का खाए जाने वाला भाग एरिल है। क्या है? एरिल है। लीची का खाए जाने वाला भाग क्या है? एरिल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, नारंगी का जूसी हेयर, नारंगी का खाए जाने वाला भाग क्या है? जूसी हेयर। नारंगी का खाए जाने वाला भाग क्या है? जूसी हेयर। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन ईयर रोग या हरित बालिका रोग किस फसल को प्रभावित करता है? बाजरा। हरित बालिका रोग बाजरा। हरित बालिका रोग किससे संबंधित है? याद रखिएगा, आपको जो है कि किससे है? याद रखिएगा, बाजरा से है। लाल सड़न रोग किससे है? गन्ना। रेड रॉट या लाल सड़न रोग किससे है? गन्ना। गन्ना देखते होंगे जब खराब होता है तो वह लाल ऐसा जो है कि बीच बीच में हो जाता है, जो कि आप लोग जूस पीने जाते होंगे, बोलते होंगे इबला हमको, हम नहीं पिएंगे, ये खराब था। ठीक है, लाल जो होता है, लाल सड़न रोग किसको प्रभावित करता है? गन्ना। लाल सड़न रोग किसको प्रभावित करता है? गन्ना। और गन्ना में याद रखिएगा कौन सा कवक के द्वारा होता है गन्ना में यह वाला रोग? तो कोलेट्रिकम फाल्केटम, कोलेट्रिकम फाल्केटम, कोलेट्रिकम फाल्केटम, कोलेट्रोटिकम फाल्केटम, कोलेट्रोटिकम फाल्केटम के कारण गन्ना में लाल सड़न रोग होता है। याद रखिएगा, जो कवक का नाम है। इसका मतलब कवक से जो होता है गन्ना वह कड़ा होता है खाने में, क से कड़ा, तो क से याद रखिएगा उसका कवक का नाम है जो गन्ना में रोग होता है, लाल सड़न रोग। तो याद रखिएगा कोलेट्रिकम फाल्केटम। आगे बढ़ते हैं। इरगॉट रोग किस फसल को प्रभावित करता है? इरगॉट बाजरा को। इरगॉट बाजरा। इरगॉट किसको प्रभावित करता है? बाजरा को। इरगॉट किसको प्रभावित करता है? बाजरा को। आगे बढ़ते हैं। ढीला स्मट रोग किसको प्रभावित करता है? गेहूं को। ढीला स्मट रोग गेहूं को। ढीला स्मट रोग किस फसल को प्रभावित करता है? गेहूं को। ढीला स्मट गेहूं को। आगे बढ़ते हैं। झुलसा रोग किसको प्रभावित करता है? अरहर को। झुलसा रोग अरहर को। झुलसा रोग अरहर को। झुलसा रोग किसको प्रभावित करता है? अरहर को। झुलसा रोग किसको प्रभावित करता है? अरहर को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, BS नायपॉल पहले ऐसे भारत बने हैं मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले जिसको इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लिए कब दिया गया? 1971 में। 1971 में। सलमान रुश्दी को 1981 में। 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लिए सलमान रुश्दी को। वहीं आपका अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए। किरण देसाई को द इरिएंटस ऑफ लॉस पुस्तक के लिए। वहीं अरविंद अडिगा को व्हाइट टाइगर पुस्तक के लिए 2008 में दिया गया मान बुकर। और मान बुकर
सावरकर पुरस्कार का शुरुआत 1969 से हुआ है, 1969 से। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत भी 1969 से हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है, रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार कितना बार दिया गया? तो रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया। पहली बार 1917 में, दूसरी बार 1944 में, तीसरी बार 1963 में। तीसरी बार 1963 में, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग को अगला सवाल बताना है कि शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी। आगे बढ़ते हैं, प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक रसखान। कौन है? रसखान। आगे बढ़ते हैं, कमायनी, आंसू, लहर, ये तीनों पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। यानी आंसू हो गया, लहर हो गया, कमायनी हो गया, ये तीनों पुस्तक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, एसेज ऑन गीता पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष। एसेज ऑन गीता पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। अरविंद घोष का एक और पुस्तक बहुत फेमस है जिसका नाम है आपका क्या? तो आप लोग याद रखिएगा, उनका एक और पुस्तक है क्या? तो लाइफ डिवाइन। कौन सा पुस्तक? लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा आपका अरविंद घोष है। लेकिन डिवाइन लाइफ कौन है? तो डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक शिवानंद है। कौन है? शिवानंद है। लेकिन डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है? दांते। कौन है? दांते। तो आपको 3 पुस्तक बताए डिवाइन में। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, उसी को पलटा दिए, डिवाइन लाइफ शिवानंद, डिवाइन लाइफ शिवानंद। तीसरा क्वेश्चन, डिवाइन कॉमेडी दांते, डिवाइन कॉमेडी दांते। समझ में आ गया? तो चलिए आज के हम इस जबरदस्त सेशन को यहीं पर ब्रेक करते हैं। आप लोग जो है कि इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, अपने दोस्तों में आप लोग सपोर्ट करवाइए। आपके सपोर्ट के बिना जो है कि कुछ भी संभव नहीं है। आप लोग अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, तभी जाके ये चैनल आपका आगे बढ़ेगा और आपके आगे लिए जो है कि बहुत सारा जो है कि कंटेंट लेके आएंगे अगले दिन। तब तक के लिए हम आपसे जो है कि यहीं पर विदा चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।